हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं जानती हूँ कि मैं काफ़ी समय से आप सभी के लिए कहानियाँ नहीं लेकर आ पा रही हूँ, लेकिन कुछ तबीयत ख़राब होने की वजह से मुझे इतने दिन लग गए आपके लिए नई कहानियाँ लाने के लिए। थोड़ा स्टमक इन्फेक्शन था और कुछ और भी चीज़ें थी जिसकी वजह से मैं इतने दिनों से स्टोरीज रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रही थी। जैसे ही अब मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ, आप सभी के लिए एक नई हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। ये कहानी पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको मैं और भी ऐसी कहानियाँ सुनाती रहूँ। क्योंकि अगर इस चैनल पे व्यूअर्स नहीं बढ़ रहे, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे, तो वो मोटिवेशन भी नहीं आता है स्टोरीज़ लाने के लिए। और अभी फ़िलहाल मैं अपनी बीमारी से थोड़ा रिकवर कर रही हूँ, तो स्लोली स्लोली आप सभी के लिए रेगुलर और भी अच्छी और दिलचस्प हॉरर स्टोरीज़ आती रहेंगी। तो उसके लिए बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं हमारी आज की सच्ची और बेहद खौफनाक कहानी, जिसका नाम है अधूरे 365 कमरे और 18 मंदिर। किसी भी शहर की गलियां, नुक्कड़, चौराहे और चाय की टपरियां उस शहर की अनगिनत कही अनकही कहानियां, अफवाहें, इतिहास और राज खुद में समेटे हुए हैं, जो कभी चीख कर तो कभी कान में फुसफुसाकर बयां होते हैं। बस उन्हें सुनने और समझने वाला चाहिए। कई बार लोग उनकी तरफ, तो कई बार वो खुद लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। फिर वो लोग खुद को उन्हीं का हिस्सा मान बैठते हैं और उनमें इस कदर उलझ जाते हैं कि बाहर निकलना उनके लिए लगभग नामुमकिन होता है। उन्हीं का हिस्सा मान बैठते हैं वो खुद को, और उनमें इस कदर से खो जाते हैं कि वो जितना खुद को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, उतना ही उनमें डूबने लगते हैं। ठीक वैसे ही जैसे दलदल में फंसने के बाद होता है। उससे बाहर निकलने की जितनी कोशिश की जाती है, कोशिश करने वाला उतना ही अंदर धंसता जाता है। आज की हमारी कहानी अधूरे 365 कमरे और 18 मंदिर कुछ ऐसी ही है, जो एक सदी से भी ज्यादा पुरानी है। क्या है वो कहानी, ये जानने के लिए आपको अंत तक इस वीडियो में बने रहना होगा। अंधेरे कमरे में कार्तिक अपने दोनों पैर समेटकर, उन्हें दोनों हाथों से कस के पकड़कर सिर घुटनों में रखकर बैठा है। कमरे की खिड़की और दरवाजा बंद है और बल्ब भी, क्योंकि हल्की सी रोशनी देखकर भी कार्तिक गुस्से में चीख पड़ता था। वो एक ही वक्त में डरा हुआ, गुस्से में और बेचैन भी रहता था। वो कभी खुद से ही बातें करता और हंसने लगता, फिर अचानक रोने भी लगता। पिछले 2 दिनों से वो कमरे में बंद है। वो ना तो किसी को पास आने देता और ना ही कमरे से बाहर निकलता। यहाँ तक कि वॉशरूम जाने के लिए भी वो कमरे से बाहर नहीं निकलता था। जो लड़का पहले बिना नहाए खाना नहीं खाता था, पानी भी नहीं पीता था, बिना प्रेस किए कपड़े नहीं पहनता था, वो लड़का अब मुंह भी नहीं धोता। मुंह धोना तो दूर की बात है, वो मल मूत्र भी कमरे में ही त्यागता था और एक ही कपड़े वो न जाने कितने दिनों से पहने हुए था, जिनमें पसीने की बदबू, यानी बहुत बुरी बदबू आने लगी थी। फिर भी वो वही कपड़े पहनता और वो उस कपड़े को उतारने को राजी ही नहीं था। वो कपड़े भी शायद उसके नहीं थे, क्योंकि वो उसके शरीर के हिसाब से ढीले थे। पैंट कमर से नीचे न सरक जाए, उसे संभालने के लिए उसने बेल्ट नहीं लगाया था, बल्कि नाड़ा बांधा हुआ था। कार्तिक के कपड़े और उसका वो नाड़ा एक पहेली थे, जिसे सिर्फ वही सुलझा सकता था। लेकिन वो उस वक्त सवाल जवाब करने की हालत में था ही नहीं। कार्तिक ने खाना खाना लगभग बंद कर दिया था। उसे सिर्फ प्यास लगती थी। हर वक्त उसका गला सूखा ही रहता था। वो हर 2 से 3 मिनट में पानी मांगता था।
उसके पास जाने की हिम्मत सिर्फ उसकी छोटी बहन कर रही थी, क्योंकि एक वही थी जिस पर वो आक्रामक नहीं होता था। नहीं तो उसके पास जो भी जाने की कोशिश करता, उसे देखकर वो भड़क जाता और खुद को या उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करता। उसका ऐसा हाल उसके इंदौर जाने के बाद हुआ था। कार्तिक इंदौर पढ़ाई करने गया था। उसे घूमने फिरने का शौक तो था ही। उसी शौक ने उसे एक ऐसी मुसीबत में डाल दिया जिसके बारे में उसे खुद नहीं पता, और उसे कैसे उस मुसीबत से बाहर निकलना है उसके परिवार वालों को भी नहीं पता था। इंदौर में कार्तिक ने बहुत ही जल्द कुछ दोस्त बना लिए। उनमें से कुछ उसी की तरह दूसरे शहर या छोटे मोटे कस्बों से आए थे, लेकिन एक दो दोस्त लोकल इंदौरी थे। उनमें से रवि उसका सबसे जिगरी था। उसी के साथ उसने रजवाड़ा, खजराना, बड़ा गणपति, छप्पन दुकान और रीजनल पार्क जैसी बहुत सी जगह एक्सप्लोर की। साथ ही साथ उसके साथ रजवाड़ा में रात में लगने वाली चौपाटी के गुलाब जामुन भी खाए। ये सारी जगह इंदौर के अंदर ही थी। उसे इंदौर आए अभी सिर्फ 1 महीना ही हुआ था, लेकिन उसने लगभग पूरा इंदौर ही एक्सप्लोर कर लिया था। मध्य प्रदेश के ही मैहर शहर, जो अब एक डिस्ट्रिक्ट हो चुका है, वहाँ के एक छोटे से कस्बे उचेहरा का रहने वाला कार्तिक हर छोटे शहरी की तरह ही बड़े शहर पहुंचकर उसे एक्सप्लोर करना चाहता था, नई जगह देखना चाहता था। हर छोटे शहर की तरह कार्तिक के मन में भी बड़े शहर आकर कुछ नया जानने, उसे एक्सप्लोर करने की इच्छा थी। कार्तिक इंदौर में मूसा खेड़ी क्षेत्र में किराए के कमरे में रहता था। वो जब भी घर से बाहर निकलता और गली के कोने की किसी चाय की टपरी या बीड़ी सिगरेट की गुमटी में पहुंचता, तो उसे ऐसा लगता जैसे ये शहर उससे कुछ कहना चाहता है, क्योंकि वो सुनता वहां खड़े लोगों को इंदौर शहर की बातें करते हुए। कुछ बातें वही होती जो हर शहर या कस्बे में आम होती है, जैसे किसी लड़का और लड़की का साथ में रहना या घूमना या किसी के साथ भागना, जिन्हें वो नज़रअंदाज कर देता। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती जिन्हें वो नज़रअंदाज नहीं कर पाता था, जैसे इंदौर शहर के किसी पुराने मॉन्यूमेंट या जगह, जैसे फूटी कोठी, लाल बाग, हवा बंगला और वाइट चर्च जैसी जगहों पर किसी साये का होना, या इंदौर की किसी अस्पताल की छत से कूदकर किसी पेशेंट का सुसाइड करना, या फिर हॉस्पिटल के मॉर्चरी डिपार्टमेंट में अपने आप व्हीलचेयर का चलना। इस तरह की बातें सुनकर उसे ऐसा लगता जैसे ये शहर उससे बातें करता है और अपने राज बताने की कोशिश करता है। डिनर करने के बाद वो जब भी टहलने जाता, तो 1-2 घंटे किसी घूमती या टपरी के पास खड़ा लोगों की बातें सुनता। एक रात कार्तिक हमेशा की तरह ही खाना खाकर टहल रहा था। वो उसी गुमटी के पास जाकर खड़ा हो गया और वहां बैठे लोगों की बातें सुनने लगा। वो लोग फूटी कोठी के बारे में बातें कर रहे थे। राजा, वो कोठी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर रहे सैनिकों के लिए बनवा रखे थे, लेकिन न जाने उस जगह पे ऐसा क्या था कि वो कभी पूरी ही नहीं हो पाई। उसके सभी 365 कमरे आज भी अधूरे हैं। दीवारें तो खड़ी हो गई, लेकिन छत कभी नहीं पड़ी। वो 365 कमरे आज भी अधूरे हैं। मेरे पिताजी बताया करते थे कि उस जगह पे कोई काला साया था जिसने वहां कुछ बनने ही नहीं दिया। विदेश से भी कारीगर बुलवाए गए, लेकिन वो भी काम पूरा नहीं कर सके। उसे छुटकारा पाने के लिए वहां 18 मंदिर भी बनवाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो काला साया इतना शक्तिशाली था कि उसने मंदिर भी नहीं बनने दिए। मैंने तो सुना है फूटी कोठी के अंदर एक सीक्रेट रास्ता है जो तहखाने में बने अम्बा माँ के मंदिर तक जाता है, लेकिन वो रास्ता कहाँ है कोई नहीं जानता। पहले के लोग जानते थे और वहां जाकर पूजा भी करते थे, लेकिन उस साये के डर से धीरे धीरे लोगों ने वहां जाना बंद कर दिया। और फिर जिन जिन लोगों को उस सीक्रेट रास्ते के बारे में पता था, वो सब एक एक करके मर गए और वो रास्ता 365 कमरों के बीच कहीं गुम गया।
कार्तिक बड़े ध्यान से उन लोगों की बातें सुन रहा था और जब उनकी बातें खत्म हुई तो वो वापस अपने रूम में आ गया। उस रात उसने अगली सुबह फूटी कोठी जाकर वो अधूरे 365 कमरे और मंदिर देखने का फैसला किया। वैसे भी वो शनिवार की रात थी तो अगले दिन छुट्टी ही थी। रात में ही फोन करके कार्तिक ने अपने इंदौर के ही रहने वाले दोस्त रवि से फूटी कोठी चलने को कहा, लेकिन रवि ने उसे ये कहकर मना कर दिया कि जब तेरी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है तो वहाँ अकेला जाकर क्या करेगा। वहाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एंजॉय करने जाते हैं, तेरे और मेरे जैसे फोकटी नहीं। वहाँ जाकर तू क्या करेगा। अगर तुझे कपल को एंजॉय करते हुए देखना है तो फिर रीजनल पार्क चलते हैं। कार्तिक ने मन बना लिया था कि वो फूटी कोठी जाएगा और अगली सुबह 10 बजे ही वो वहाँ पहुँच गया। एंट्री गेट देखकर ही उसका माथा ठनका, क्योंकि वो अधूरा लग रहा था। कार्तिक बड़े ध्यान से देखकर ये समझने की कोशिश कर रहा था कि गेट पर समय की मार पड़ी है या फिर उसे तोड़ा गया है, लेकिन दरवाजे को देखकर उसे ऐसा कुछ समझ नहीं आया कि उसे तोड़ा गया है या वो अपने आप टूटा है। कार्तिक कुछ देर तक दरवाजे पर ही खड़ा रहा। तभी एक आदमी ने उसे अंदर जाने को कहा। अरे भैया, दरवाजे पर ही खड़े रहोगे क्या? अंदर जाकर भी देखो, और भी बहुत कुछ है देखने लायक। अंदर जाकर वो देखता है कि लाल बलुआ पत्थर की बनी हर दीवार अपनी अपनी एक अधूरी कहानी बयां कर रही थी, जिसकी शुरुआत एक सदी से भी पहले हुई थी, लेकिन उस कहानी का अंत सदी बीत जाने के बाद भी नहीं हो पाया। दीवारों में उकेरी गई नक्काशियां चीख चीख कर कह रही थी कि कुछ अधूरा है, क्योंकि दीवारों में शिल्पकारों द्वारा उकेरी गई वो नक्काशियां अधूरी थी जिन्हें छत की सीलिंग से पूरा किया जाना था, लेकिन ना कभी छत पड़ सकी और ना ही वो नक्काशियां पूरी हुई। एक सदी से भी ज्यादा समय तक पड़ी बरसात और धूप की मार उन दीवारों पर साफ साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि वो दीवारें काई के कारण कहीं से हरी तो कहीं कहीं काली पड़ चुकी थी। साथ साथ उन दीवारों पर प्रेमी जोड़ों ने अपने प्रेम की निशानियां भी उकेर दी थी। कार्तिक हर एक दीवार को बड़े गौर से देखता और महसूस करता उसका अधूरापन। उसने वो 365 अधूरे कमरे पूरे तो नहीं देखे, लेकिन कुछ कमरे देखकर ही यह अंदाजा लगा लिया कि वो बाकी कमरे भी इन्हीं कमरों की तरह ही होंगे। फिर वो जा पहुंचा 18 अधूरे मंदिरों तक। उनकी कहानी भी लगभग उन्हीं अधूरे कमरों की तरह ही थी, जिनकी दीवारें तो थी लेकिन छत नहीं। पहले तो उसके दिमाग में आया कि वो जगह जिसने भी बनवाई थी उसने ऐसी ही बनवाई होगी, क्योंकि जैसा कि उसने पता किया था वो जगह आर्मी और क्रांतिकारियों के लिए बनवाई जा रही थी, जिसकी छत हो या ना हो इस बात से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं था। और अगर ये बात मान भी ले जाए कि किसी वजह से दीवारें पूरी बन जाने के बाद छत नहीं पड़ी, तो छत का मटेरियल तो वही होना चाहिए था ना। लेकिन कार्तिक ने हर एक कोना छान मारा, उसे वहां छत के मटेरियल का नामो निशान तक नहीं मिला। उसके दिमाग में यही बात चल रही थी कि तभी उसके कानों में एक आवाज टकराई। ये जो आप देख रहे हैं ना, बिना छत की ये दीवारें, ये अधूरी है, क्योंकि इस जगह को ऐसा नहीं बनाया जाना था। इसका डिजाइन भी इंदौर की दूसरी ऐतिहासिक इमारतों की तरह ही था, जिसमें एक छत थी और उसके ऊपर भी शायद और मंजिलें बनाई जानी थी, क्योंकि कुछ दीवारों पर अधूरी बनी सीढ़ियां भी है, लेकिन किसी वजह से ऐसा हो ना सका। राजा शिवाजीराव होलकर ने सन 1886 में इसका निर्माण शुरू करवाया था, लेकिन ऐसे कई कारण थे जिनकी वजह से ये बिल्डिंग पूरी ना हो सकी। उन्हीं वजहों से इसका नाम फूटी कोठी और भूत बंगला पड़ा। कहा जाता है कि इस जगह पर कोई बुरी शक्ति है जो नहीं चाहती थी कि यहाँ पर ये बिल्डिंग बने, इसीलिए लगभग 16 साल बाद 1902 में इसका काम बीच में रोकना पड़ा। यहाँ का जो काम अधूरा है उसे पूरा करने के लिए महाराज ने इंग्लैंड से इंजीनियर्स बुलवाए थे, लेकिन वो भी अपना काम पूरा नहीं कर सके। जब भी काम शुरू होता ऐसी तेज आंधी चलती कि दीवार गिर जाती। ऐसा हर बार होता। फिर आखिरकार थक हार कर
काम बीच में ही छोड़ना पड़ा। उसके बाद भी यहाँ डरावनी घटनाएं होती रहीं, जिन्हें रोकने के लिए बाद में यहाँ पर मंदिर भी बनवाए गए, लेकिन वो भी पूरे ना हो सके। यहाँ जो छत पड़ने वाली थी उसका पूरा मटेरियल आ चुका था, लेकिन जब छत नहीं पड़ी तो उस मटेरियल का इस्तेमाल बाकी की दूसरी बिल्डिंग्स बनाने में किया गया था। कार्तिक ने आवाज की तरफ सर घुमाया तो पाया कि 4 लोगों का एक समूह बूढ़े आदमी की बातें गौर से सुन रहा था। अब उसे अपने सवाल का जवाब मिल चुका था और वो आगे बढ़ा। दिन के वक्त कार्तिक को वहां कुछ भी ऐसा ना तो दिखा और ना ही महसूस हुआ जिससे उसे डर का एहसास हो या कुछ अनयूजुअल लगे। और रही बात तय खाने की, तो उसे इतना तो पता ही था कि पुराने जमाने में बनाए गए थे ये तहखानों तक जाने का रास्ता ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल है, और इतनी बड़ी जगह में वो रास्ता कहीं भी हो सकता है, जिसे ढूंढने में कई दिन या कई महीने भी लग सकते थे, और ये भी तो कंफर्म नहीं कि वो रास्ता मिल ही जाएगा। फिर फूटी कोटी के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लेकर कार्तिक दोपहर तक वापस अपने रूम में आ गया। एक रात कार्तिक अपने दोस्त रवि के साथ उसकी बाइक पर इंदौर की सुनसान हो चुकी सड़कों पर आवारगी कर रहा था। तभी न जाने क्यों उसके मन में उसी वक्त फूटी कोठी का दरवाजा देखने का ख्याल आया। बाइक वही चला रहा था, इसलिए उसने बाइक का हैंडल फूटी कोठी की तरफ जाने वाले रास्ते की तरफ मोड़ दिया और कुछ ही देर में फूटी कोठी के मेन गेट के सामने जा पहुंचा और अपनी बाइक वहीं रोक दी। भाई, तू इस वक्त यहाँ क्या देख रहा है? रवि बोला। कार्तिक का ध्यान दरवाजे की तरफ था, इसीलिए उसने कुछ जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद उन दोनों को अंदर से बाहर की तरफ आती कदमों की आहट और जमीन पर जोर से टकराते डंडे की धमक सुनाई दी। दोनों आवाजों के साथ एक लड़खड़ाती कमजोर हो चुकी बूढ़ी आवाज भी थी। भागो यहाँ से, इन लड़कों ने इस जगह को याशी का अड्डा बना लिया है। इंदौर का सारा माहौल इन बाहरी लड़कों ने ही बिगाड़ रखा है। इनकी वजह से बहन बेटियां घर से बाहर भी नहीं निकल सकती। चल भाई, वॉचमैन आ रहा है, वो बहुत गुस्से में है, इस वक्त उसकी मुंह लगना बेकार है, रवि सकपका कर बोला। कार्तिक ने बाइक स्टार्ट की और एक्सीलेटर घुमाया, लेकिन बाइक एक फिट भी आगे नहीं बढ़ी। क्या हुआ कार्तिक, गियर डाल और गाड़ी बढ़ा, नहीं तो फालतू में गालियां सुननी पड़ेंगी, घबराया हुआ रवि बोला। वही तो कर रहा हूँ यार, लेकिन ऐसा लगता है जैसे टायर पंचर हो गया है, गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं रही, हड़बड़ा कर रवि बोला। रवि झुक कर देखता है तो टायर सही सलामत था। तब तक लाठी बजाता हुआ वॉचमैन उनके नजदीक आ चुका था। कार्तिक की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, वो एकदम से ठिठक गया, क्योंकि उसके सामने खड़ा था 70-80 साल का बिल्कुल दुबला पतला बूढ़ा आदमी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में सिर्फ हड्डियां और खाल है, मांस तो है ही नहीं। जिस दुबले पतले शरीर को ढकने के लिए उसने कई जगह से फटी वॉचमैन की ड्रेस पहनी हुई थी, वो उसके शरीर के हिसाब से बहुत बड़ी थी। बटन भी अस्त व्यस्त लगे थे और 1-2 बटन टूटे हुए थे। पैंट कमर से बांधे रखने के लिए उसने एक रस्सी का सहारा लिया था। दांत लगभग पूरे गिर चुके थे, जिस वजह से उसके गाल अंदर धंस गए थे। सर पर कुछ एक बाल थे जिन्हें शायद उसने सालों से नहीं कटवाए थे, और दाढ़ी का भी यही हाल था। उसकी आंखों की लाल पुतलियां बाहर निकलने को बेताब थी, जिन्हें पलकों ने जबरदस्ती संभाले हुए था। उसकी शक्ल डरावनी थी। वो बूढ़ा आदमी दोनों हाथों से लठ हवा में पकड़े हुए कार्तिक के सामने खड़ा था। उसे देखकर वो पहले से ही घबराया हुआ था। तू यहाँ से जा रहा है या नहीं? तुझे कितनी बार मना किया है यहाँ मत आया कर, आज मैं तुझे बताता हूँ। भले ही उस बूढ़े आदमी का शरीर बेदम था, लेकिन उसकी आवाज दमदार थी, जिसे सुनकर वो दोनों सहम गए। घबराया कार्तिक पूरे जोर से बाइक का एक्सीलेटर खींचता है, लेकिन फिर भी बाइक अपनी जगह से हिलने का नाम नहीं ले रही थी। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा, इतना बोलकर उस बूढ़े आदमी ने लठ घुमाया। ये सोचकर कि अब उनकी खैर नहीं, डर के मारे दोनों ने आंखें बंद कर ली। तभी उन्हें लठ के जमीन से टकराने की आवाज सुनाई दी
हिम्मत करके कार्तिक ने आंखें खोली और एक बार फिर उस बूढ़े आदमी के चेहरे की तरफ देखा। उसने महसूस किया कि उसकी नजरों का निशाना बाइक के अगले पहिए की तरफ है, जहां उसने लठ मारा है। चल, अब अंदर आ और जाने दे इन्हें यहाँ से, वो बूढ़ा आदमी पूरी ताकत से गरजा। उसके बाद न जाने क्या हुआ, लेकिन कार्तिक ने बाइक का पहिया घूमता हुआ महसूस किया। आज के बाद यहाँ दोबारा कभी मत आना, वो तुझे पहचान गया है, तुझे छोड़ेगा नहीं। जैसे जैसे बाइक वहां से दूर जा रही थी, उस बूढ़े आदमी के कहे इन शब्दों की गूंज भी कम होती रही। उस बूढ़े आदमी ने कार्तिक को इतना डरा दिया था कि उसने बाइक अपने रूम पे ही आकर रोकी। वो घटना कार्तिक के दिमाग में छप गई। हर वक्त उसके दिमाग में उस बूढ़े आदमी की घूरती हुई आंखें ही घूमती रहती। वो कुछ भी करता, कहीं भी जाता, उसे ऐसा लगता जैसे वो आंखें उसे घूर रही हैं, खासकर रात के वक्त। उसके कहे वो शब्द भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे, जो उसे पहेली के जैसे लग रहे थे, और वो किसी भी तरह वो पहेली सुलझाना चाहता था। जब भी कार्तिक के ख्यालों में वो बूढ़े आदमी की आंखें आती, तो वो महसूस करता कुछ रहस्यमय, क्योंकि उस रात उसने ध्यान नहीं दिया था और ना ही उस बारे में सोचा था। लेकिन अब उसे समझ में आ रहा था कि वो बूढ़ा आदमी ना तो उसे घूर रहा था और ना ही रवि को। वहां पर शायद कोई और भी था जिस पर उसने लठ चलाया था। कार्तिक ने यह भी सोचा कि उसकी आंखें तिरछी होंगी, लेकिन फिर उसने ये भी सोचा कि अगर उसकी आंखें तिरछी होती तब भी उसका निशाना चूकने वाला नहीं था। अगर उसने लठ उनकी तरफ घुमाया होता तो दोनों में से किसी एक को चोट जरूर लगती, और लठ बाइक पर भी नहीं लगी, कहीं भी नहीं टकराई। लठ जमीन में उसी जगह पर टकराई थी जहां उसकी नजरों का निशाना था। ये सारी बातें सोचने के बाद कार्तिक इस नतीजे पर पहुंचा कि उस वक्त वहां पर उन तीनों के अलावा कोई और भी मौजूद था, जिसे सिर्फ वो बूढ़ा आदमी ही देख सकता था। इसका मतलब साफ था कि उस जगह पर उस वक्त कोई रूह मौजूद थी जिसने उनकी गाड़ी रोकी थी, और वो बूढ़ा आदमी हमला नहीं कर रहा था बल्कि बचा रहा था। जैसे ही ये बात उसके दिमाग में आई, वो एक बार फिर वहां जाने को बेचैन हो गया, क्योंकि वो उस बूढ़े आदमी से बात करके ये जानना चाहता था कि आखिर उस रात क्या हुआ था। कॉलेज से बंक मारकर कार्तिक एक बार फिर जा पहुंचा फूटी कोठी। उसने वहां उस बूढ़े को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिला। जब वो बूढ़ा आदमी कार्तिक को वहां कहीं नहीं मिला, तब उसने वहां ड्यूटी कर रहे सिक्योरिटी गार्ड से उसके बारे में पूछा, तो उसने बताया कि बुढ़ा पागल है, उसका नाम दीनदयाल है, वो बहुत सालों से यहाँ रह रहा है, वो अपने आप से ही बातें करता है, वो यहाँ कब आता है और कब जाता है किसी को नहीं पता, वो रहता कहाँ है ये भी कोई नहीं जानता। यहाँ काम कर रहे सभी सिक्योरिटी गार्ड उससे दूर ही रहते हैं। वो जब भी यहाँ होता है और हम में से किसी को पता चलता है तो हम उसे लोगों से दूर रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो अचानक किसी पर भी हमला कर देता है और गाली गलौज करने लगता है। कई बार तो यहाँ घूमने आए लोगों ने उसके साथ मारपीट भी की है। उस सिक्योरिटी गार्ड से दीनदयाल के बारे में जानकर कार्तिक ने उससे ये भी पूछा कि अब तक दीनदयाल के हमले में कितने लोग घायल हुए हैं। तब सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि एक भी नहीं। उसने ये भी बताया कि दीनदयाल अपने साथ हमेशा एक डंडा रखता है, और उसने जिस किसी पर भी हमला किया उसका निशाना हर बार चूका, या तो आगे या फिर पीछे। सिक्योरिटी गार्ड से बात करके कार्तिक समझ गया कि फूटी कोठी में आत्माएं हैं, उन्हें दीनदयाल देख सकता है, और जब वो किसी भी इंसान के आसपास मंडराती हैं तो वो अपने डंडे से उन पर हमले करके उन्हें उनसे दूर भगाता है। दीनदयाल के बारे में जानकर कार्तिक ने ठान लिया कि चाहे जितना इंतजार करना पड़े, वो उससे मिलकर उस रात क्या हुआ था वो जानकर ही रहेगा। कार्तिक को ये नहीं पता था कि दीनदयाल कहाँ है और कब तक आएगा, फिर भी वो वहीं रुककर उसका इंतजार कर रहा था। तभी वहां एक औरत को मिर्गी का दौरा पड़ा। वो जमीन में गिरकर तड़पने लगी। उसके साथी उसे उठाकर शायद अस्पताल ले गए या घर, कार्तिक सिर्फ अंदाजा ही लगा रहा था। सिक्योरिटी गार्ड ने उसे बताया कि इस तरह की घटनाएं होना यहाँ आम बात है,
किसी को मिर्गी के दौरे आते हैं तो कोई बेहोश हो जाता है। शायद डिहाइड्रेशन की वजह से ऐसा होता होगा। लेकिन मैंने बहुत बार इस बात पर गौर किया है कि इस तरह की घटनाएं ज्यादातर तभी होती हैं जब दीनदयाल यहाँ नहीं होता। जब वो यहाँ होता है तो किसी को ना तो मिर्गी के दौरे आते हैं और ना ही कोई बेहोश होता। न जाने ऐसा क्यों है, पता नहीं। तभी कार्तिक को अचानक अपने शरीर में हल्का सा दबाव महसूस हुआ। सीने में हल्का दबाव और दर्द, गले में सूखापन, मतलब प्यास का एहसास और कमजोरी। तभी उसकी नजर अपनी ओर भागकर आते हुए दीनदयाल पर पड़ी। जैसे ही वो उसके पास आकर लठ बजाता है, वो फिर से नॉर्मल फील करने लगता है। कार्तिक दीनदयाल को देखकर बहुत खुश हुआ। वो शायद पहली बार था जब फूटी कोठी में दीनदयाल को देखकर कोई व्यक्ति खुश हुआ था। कार्तिक ने उससे बात करनी चाहिए, लेकिन दीनदयाल उससे दूर जाने लगा। दूर जाते हुए वो बोला, मैंने उस रात तुझे यहाँ आने से मना किया था ना, फिर भी तूने मेरी बात नहीं मानी। अभी भी वक्त है, जल्दी यहाँ से चला जा। उस रात तू गलती से उसके रास्ते में आ गया था। वो तुझसे बहुत गुस्सा है, तुझे नहीं छोड़ेगा। 2 बार मैंने तुझे उससे बचाया है। अगर तीसरी बार तू उसकी चपेट में आ गया तो तेरा बचना मुश्किल है। फिर तुझे देवी माँ ही बचा सकती है। कार्तिक फिर भी उसके पीछे चलता रहा। दद्दू, मुझे आपसे कुछ पूछना है, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मेरी बात तो सुनो, कार्तिक बोला। आखिरकार थक हार कर दीनदयाल कार्तिक से बात करने को तैयार हो जाता है। दीनदयाल बताता है, जब इंदौर शहर की बसाहट इतनी घनी नहीं थी, इंदौर की गलियां तब ज्यादातर समय सुनसान ही रहती थी। गलियों में चहल पहल और रौनक तीज त्योहारों पर या मालवा मिल से निकले मजदूरों की वजह से होती थी। तब मैं भी मालवा मिल में काम करने वाले मजदूरों में से एक हुआ करता था। मुझे अच्छी तरह से याद है, उस शाम मुझे पगार मिली थी और मैं अपनी साइकिल पर सवार घर लौट रहा था। लेकिन 5 लोग मेरा पीछा करने लगे, वो भी साइकिल पर ही थे। मुझे पता था वो मेरे रुपए छीनना चाहते हैं। मैं उनसे किसी भी तरह बचने की कोशिश करता रहा। उसी कोशिश में मैं पहली बार इन खंडहरों के बीच आ पहुंचा। उन्होंने मेरा पीछा यहाँ भी नहीं छोड़ा। मैं इन्हीं दीवारों में से किसी एक के पीछे छुपा हुआ था। तभी मेरी नजर जमीन के अंदर से निकलती हुई रोशनी पर पड़ी। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे मेरा नाम लेकर पुकार रहा है, दीनदयाल, यहाँ आओ। और फिर मैं उस रोशनी के पास जाने लगा। मैं जितना उसके करीब जाता, वो उतना ही मुझसे दूर जाती। उसका पीछा करते करते मैं तहखाने तक जा पहुंचा था, जिसमें एक बहुत लंबा गलियारा था। वो मुझे ले गया अम्बे माँ की मूर्ति तक। वो रोशनी तब भी नहीं बुझी। उस रोशनी में मैंने देखी मकड़ियों के जालों के बीच फंसी हुई अम्बे माँ की मूर्ति, जिसके जाले मैंने साफ किए और अपने गमछे से मूर्ति पर लगी धूल मिट्टी हटाई और फिर मैं वहीं सो गया। उस घटना ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी, क्योंकि तब से मैं यहीं का होकर रह गया। मैं यहाँ से दूर जब भी जाता, वो आवाज मुझे सुनाई देती, दीनदयाल, यहाँ आओ। मैं अपने घर में भी चैन से नहीं रह सका और आखिरकार मैंने अपना घर छोड़ दिया और इसी जगह को अपना ठिकाना बना लिया। यहीं रहता और अम्बे माँ की सेवा करता। मुझे याद ही नहीं कि मैं कितने सालों से यहाँ रह रहा हूँ और अम्बे माँ के कहने पर उससे लोगों को बचा रहा हूँ, जिसने ये जगह पूरी नहीं होने दी उससे। अब तू यहाँ से जा, नहीं तो तेरा बचना मुश्किल है। कार्तिक ने दीनदयाल से उस शक्ति के बारे में जानना चाहा, लेकिन दीनदयाल से उसे कुछ भी नहीं पता चला। उसने उसे कुछ नहीं बताया। भले ही दीनदयाल ने उसे उस जगह पर दोबारा जाने से मना किया था, लेकिन फिर भी कार्तिक अपने आप को वहां जाने से नहीं रोक सका। एक दिन कार्तिक जब दीनदयाल से मिलने फूटी कोठी पहुंचा, तब उसे पता चला कि दीनदयाल अब इस दुनिया में नहीं रहा। दीनदयाल के फटे पुराने कुछ कपड़े वहां के वॉचमैन जलाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन कार्तिक ने एक शर्ट और पैंट अपने पास रख लिया। शायद उस वक्त वो अपने होश में नहीं था और फिर उसी दिन से
उसकी जिंदगी का सबसे बुरा वक्त शुरू हुआ। अपने रूम आकर कार्तिक वो शर्ट पैंट पहना जो कि दीनदयाल को किसी और ने दिए थे, और फिर वो भी दीनदयाल की तरह हरकतें करने लगता है। मतलब दीनदयाल की रूह उसके शरीर पर हावी हो जाती है। जब कार्तिक के माँ बाप को उसकी हालत के बारे में पता चलता है तो वो इंदौर आकर उसे ले जाते हैं और उसकी झाड़ फूक भी करवाते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं होता, जिसकी वजह भी वो बुरी शक्ति और दीनदयाल भी थे। दीनदयाल ने उसे आगाह किया था कि अब अगर वो दोबारा फूटी कोठी गया तो उसे सिर्फ अम्बे माँ ही बचा सकती है। लेकिन ये बात सिर्फ कार्तिक को ही पता थी और वो किसी से कुछ भी कहने की हालत में नहीं था। फिर एक रात कार्तिक इतनी गहरी नींद में सो जाता है कि फिर कभी नहीं उठता। उसके साथ ही फूटी कोठी और दीनदयाल का राज भी हमेशा हमेशा के लिए चिता की राख में जल जाता है, क्योंकि दीनदयाल से जो भी बात हुई थी कार्तिक ने किसी से कुछ भी नहीं बताया था। हर कहानी का अंत हैप्पी नहीं होता। ये कहानी आधी हकीकत और आधा फसाना जैसी जरूर लग रही होगी। फूटी कोठी के बारे में जितनी भी बातें बताई गई हैं वो हकीकत है, लेकिन क्या पता कार्तिक के साथ जो हुआ वो न जाने कितने लोगों के साथ हुआ हो। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आप सभी से एक नए वीडियो में ऐसी ही एक नई सच्ची और खौफनाक कहानी के साथ। जय मां अम्बे।